यार दोस्तों, हम फिर से लेकर आ चुके हैं आप लोगों के लिए शाम की सभी ताज़ा और बड़ी खबरें। फटाफट अंदाज में एक एक कर बताएंगे आपको आज देश और दुनिया से क्या बड़ी खबरें निकलकर सामने आ रही हैं। लेकिन उससे पहले दोस्तों एक नजर डालेंगे सुर्खियों पर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से पूछे कांग्रेस ने 3 बड़े सवाल। जी हां, आपको बता दें अडानी मामले में फिर से एक बार जगह जगह हो रहा प्रदर्शन। वहीं पर अगली बड़ी खबर में हम आपको बताएंगे दोस्तों, दरअसल आपको बताते चले जिस तरीके से जुनैद और असीम की हत्या हुई है उसको लेकर ओवैसी ने जमकर निकाली भड़ास। बोले फिलहाल गोडसे की औलादो सुन लो तुम लोग। इसके बारे में भी बताएंगे क्या कुछ बोला है जुनैद की मौत पर। वहीं पर अगली बड़ी खबर में हम आपको बताएंगे दोस्तों, भिवानी की घटना पर बोले आपको बताते चले अखिलेश यादव। बोले फिलहाल बीजेपी दे रही है गुंडे मवालियों को बढ़ावा, इसलिए बढ़ रही है घटनाएं। किया गया कानपुर की घटना का भी किया गया जिक्र। वहीं पर अगली बड़ी खबर में हम आपको बताएंगे दोस्तों, दरअसल आपको बताते चले भारतीय जनता पार्टी को लगेगा एक और बड़ा झटका। जी हां, आपको बता दें भारत जोड़ो यात्रा के बाद से बढ़ गई कांग्रेस की 28 सीटें। जी हां, आपको बता दें लगातार कांग्रेस को मिल रही सफलता। वहीं पर अगली बड़ी खबर में हम आपको बताएंगे दोस्तों, दरअसल आपको बताते चले जुनैद को इंसाफ दिलवाए बीजेपी। ओवैसी का बड़ा बयान। बोले फिलहाल भारतीय जनता पार्टी फैला रही है देश में नफरत। वहीं पर दोस्तों अगली बिग ब्रेकिंग में हम आपको बताएंगे दोस्तों, दरअसल आपको बता दें धीरेन्द्र शास्त्री बोला इस देश हिंदू राष्ट्र बनकर रहेगा। लोगों ने किया जमकर विरोध। बोले बीजेपी करवा रही है ये सब कुछ आने वाले चुनाव के लिए। वहीं पर अगली बड़ी खबर में हम आपको बताएंगे दोस्तों, आपको बता दें रणदीप सुरजेवाला का कर्नाटक सरकार का की खोली पोल। बोले फिलहाल कत्ल करवाना चाहते हैं हमारे। जी हां, आपको बता दें प्रभात जोशी के मंत्री बताएंगे कैसे सीतारामैया के मर्डर की बात बोली थी। वहीं पर अगली बड़ी खबर में हम आपको बताएंगे सलमान खुर्शीद का वीडियो हुआ वायरल। नीतीश कुमार के सामने बोले पहले आई लव यू कौन बोलेगा। दरअसल नीतीश ने कहा था कि बीजेपी अगर विपक्ष एकजुट हो गया तो बीजेपी 100 सीटों पर ही सिमट जाएगी। इसके बारे में भी बताएंगे। वहीं पर संजय रावत का इलेक्शन कमीशन के ऊपर बड़ा हमला। बोले बीजेपी के कहने पर लोकतंत्र की उड़ा रही धज्जियां इलेक्शन कमीशन। तो इसके बारे में भी आपको बताएंगे। तो सारी खबरें फटाफट अंदाज में देंगे, एक एक कर देंगे। फिलहाल खैर चलिए बढ़ते हैं सबसे पहली और सबसे बड़ी खबर की ओर। दरअसल दोस्तों आपको बताते चले भिवानी घटना के ऊपर फिर से भड़के असदुद्दीन ओवैसी। राजस्थान में दिया जोरदार भाषण। आपको बताते चले दोस्तों भिवानी में 2 लोगों की मौत हो गई है। 2 लोगों को बताया जा रहा है बजरंग दल के लोगों ने पहले तो पुलिस के साथ उनको गिरफ्तार किया गया। उनको बीच रास्ते में ही इतना पीटा गया कि हरियाणा पुलिस को जब वो लोग सौंपने गए बजरंग दल के लोग, तो पुलिस ने भी लेने से उन्हें इनकार कर दिया कि इनकी हालत तो बहुत खराब है, ये मर मुरा जाएंगे, हम नहीं ले रहे, हमारे ऊपर नाम आएगा। जिसके बाद दोस्तों आपको बता दें बजरंग दल के कार्यकर्ताओं ने उन दोनों लड़कों की जिनकी हालत बहुत ज्यादा खराब हो चुकी थी, मरने की हालत में थे, उन्हें जिंदा गाड़ी में जला दिया गया। आपको बताते चले राजस्थान पुलिस के पास जब शिकायत लिखवाने गए तो वहां की पुलिस ने भी काफी देर की। ऐसे में ओवैसी वहां पर पहुंचकर ओवैसी ने उन दोनों परिवारों से मुलाकात की है। आपको बताते चले दोस्तों नासिर और जुनैद के परिवार से मुलाकात की, जहां पर जुनैद के 4 बच्चे हैं और उनके भाई के दिमागी हालत खराब है, उनके 6 बच्चे हैं। आपको बताते चले जुनैद ही सारे परिवार का खर्चा उठाता था। वहीं दूसरी तरफ दोस्तों असदुद्दीन ओवैसी ने बीजेपी की धज्जियां उड़ाते हुए कहा कि भारतीय जनता पार्टी ही वो है जो इन गुंडों को संरक्षण दे रही है, जो इनको बचा रही है अब तक। आपको बताते चले दोस्तों जिसके ऊपर ये इल्जाम लगाए कि इसने ही जो है यहाँ पर मारा है जुनैद और नासिर को। आपको बता दें उसके ऊपर दोस्तों पहले भी आरोप लग चुका है कासिम का। जी है, इसने दोस्तों आपको बता दें एक कासिम नाम के व्यक्ति को भी मारा था, जिसके बाद दोस्तों इसके ऊपर कोई कार्रवाई नहीं हुई थी, जबकि इसका एफआईआर में नाम था। इसने वीडियो लाइव किया, उसके मुंह से कासिम के मुंह से खून गिर रहा था दोस्तों। लेकिन उसके बाद भी आप समझिए एक बंदे का वीडियो है, वो लोगों को मार रहा है, मर्डर कर रहा है, उसके बावजूद भी पुलिस हाथ पे हाथ धर कर बैठी है। ओवैसी ने कहा कि अगर ऐसा ही चलता रहा तो अदालतों पर ताले लग जाएंगे, पुलिस को रिटायरमेंट देना पड़ेगी और पुलिस थाने भी बंद हो जाएंगे। जाहिर सी बात है दोस्तों, जब वो लोग हाथ में कानून लेंगे तो मुस्लिम भी चुप तो बैठेंगे नहीं, मुसलमान भी जो है यहाँ पर दोस्तों अपने हाथ में कानून लेना शुरू कर देंगे। क्योंकि जिस तरीके से एक के बाद एक गौ हत्या के नाम पर लोगों को मारा जा रहा है, उनको नुकसान पहुंचाया जा रहा है,
दोस्तों सबसे पहले कानून होता है, कानून से बड़ी कोई चीज नहीं होती, लेकिन जब रक्षक ही भक्षक बन जाए, जब बीजेपी ही कानून का मजाक उड़ाने लगे तो किसी से क्या ही कहा जा सकता है। ओवैसी यहीं पर नहीं रुके, ओवैसी ने बीजेपी के ऊपर भड़ास निकालते हुए कहा कि ये लोग सब लोग गोडसे की नाजायज औलादे हैं जिन लोगों ने जुनैद और उनको मारा है। आपको बताते चले दोस्तों, जुनैद और आसिफ को मारने वाले लोगों को ओवैसी ने गोडसे की नाजायज औलादे बता दिया है। ओवैसी का कहना है कि फिलहाल बीजेपी इन गुंडों को जब तक संरक्षण देती रहेगी तब तक ये नहीं डरेंगे। ओवैसी ने यह भी कहा कि लोगों को मारने वाले, मुस्लिमों के ऊपर जुल्म करने वालों, एक बात सुन लो, तुम बीजेपी और आरएसएस के बल पर उचक रहो। जिस दिन बीजेपी की सरकार चली गई तुम्हारा कोई वजूद नहीं रह जाएगा, क्योंकि जाहिर सी बात है दोस्तों, कांग्रेस के समय पर ये लोग ऐसा बिल्कुल नहीं कर पाते थे, लेकिन जब से बीजेपी की सरकार आई है तब से ये लोग उन लोगों को टारगेट करते हैं दोस्तों गौ हत्या के नाम पर। पहले तो उन्हें खूब पीटते हैं, फिर पैसे मांगते हैं, फेसबुक लाइव करते हैं, यूट्यूब लाइव कर देते हैं और फिर वीडियो डिलीट करके भाग जाते हैं। अफसोस की बात यह है दोस्तों कि ऐसे लोगों को पुलिस ने, हरियाणा पुलिस ने संरक्षण दे रखा है। चलिए बढ़ते हैं एक और अगली बिग ब्रेकिंग की तरफ। बता दोस्तों अगली जो बड़ी खबर निकल कर आ रही है, आपको बता दोस्तों, अडानी मामले में फिर से एक बार कांग्रेस ने बीजेपी को घेरा, पूछे 3 बड़े सवाल। आपको बताते चले दोस्तों, सबसे पहला बड़ा सवाल तो यही पूछ लिया कांग्रेस ने कि जो आपके मंत्री हैं, बड़े मंत्री, वो अडानी को प्रमोट कर रहे थे, उन्हें बचाने की लगे हुए थे। दरअसल दोस्तों हमने आपको पहले भी कहा और फिर कह रहा है कि अडानी मामले में बीजेपी बड़ी ही चुप खामोश है। क्यों है? क्योंकि प्रधानमंत्री के ऊपर पूरा का पूरा आरोप आया हुआ है। सबसे बड़ी बात यह दोस्तों, अडानी को बचाने के लिए बीजेपी की सरकार हर मुमकिन कोशिश कर रही है और इसका एक मकसद भी दोस्तों, मकसद भी आप समझिए। आप सब जानते हैं कि अडानी एक बहुत बड़ा मुद्दा बना है और ये मुद्दा दोस्तों लोकसभा चुनाव में भी और इस वक्त विधानसभा जो चुनाव आएंगे उसमें भी एक बड़ा मुद्दा बनेगा। वजह दोस्तों एक ही है, आप भी जानते हैं कि फिलहाल ये मुद्दा इसलिए बड़ा बनने वाला है क्योंकि दोस्तों भारतीय जनता पार्टी इस मुद्दे को हटाने की कोशिश कर रही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा इस देश की सारी संपत्ति अडानी और अंबानी को दे दी जाती हैं। रेलवे स्टेशन, हवाई अड्डे, बिजली के बड़े बड़े कॉन्ट्रैक्ट, एलपीजी के, ऑयल कंपनी के, ये सारे के सारे जो है अडानी के साथ इन्होंने कॉन्ट्रैक्ट कर रखे थे। अब जब दोस्तों जाहिर सी बात है एलआईसी वगैरह का पैसा जब डूबने लगा तो मोदी सरकार को दोस्तों लगने लगा बड़ा झटका। आप भी जानते हैं दोस्तों कि ये मुद्दा इतना बड़ा क्यों बन गया है, इस मुद्दे की इतनी चर्चा क्यों हो रही है, ये आप भी समझ लीजिए। क्योंकि दोस्तों आप सब जानते हैं कि फिलहाल भारतीय जनता पार्टी बड़ी ही चालाकी से इन मुद्दों से बचने की कोशिश करती है, लेकिन बच नहीं पाएगी। क्योंकि मैंने पहले भी कहा है आपसे कि बीजेपी के लिए दोस्तों यहां से बच निकलना बहुत ज्यादा मुसीबत का काम है, वो बच के निकल नहीं पाएगी। क्योंकि अडानी मुद्दा एक बहुत बड़ा मुद्दा बन चुका है। कांग्रेस ने कहा कि आपके मंत्री अडानी को बचाने की कोशिश कर रहे हैं, आपके बड़े सांसद हैं। आपको बता दें प्रधानमंत्री जी से पूछा है कि अडानी से हमारा रिश्ता है क्या। आपको पता होगा दोस्तों अभी अडानी के हाथ से एक बहुत बड़ा कॉन्ट्रैक्ट निकल गया, जो बिजली का कॉन्ट्रैक्ट दिया गया था। ऐसे कर करके अडानी अपने बड़े बड़े कॉन्ट्रैक्ट सारे खोता जा रहा है, अमीरों की लिस्ट से खिसकता चला जा रहा है। उसका जो बड़ा भाई अडानी का दोस्तों, वो भी बुरी तरीके से फंस चुका। कैसे ये दोनों तीनों भाई मिलकर हेरा फेरी करते थे शेयर्स में, अपने शेयर खुद ही खरीद कर उसके दाम बढ़ाया करते थे ताकि दोस्तों दूसरा इनके शेयर्स में पैसा लगाए, और पैसा जब लगाए तो उन शेयर्स को खरीदे। आप भी समझ सकते हैं कि अडानी का नंबर 1 बनने का कारण था क्या? बेईमानी। जाहिर सी बात है बेईमानी पहले तो दोस्तों बहुत मजे देती है। पहले पहले तो इंसान को ऐसा लगता है कि वाह यही सब कुछ चाहिए था मुझे, बस अब मिल गया है, यहीं से मेरा काम शुरू हो गया है, और पहले पहले ऊंचाइयों पे जाता है इंसान। लेकिन जब बेईमानी की पोल खुलती है दोस्तों तो इंसान जितनी ऊपर उड़ रहा होता है उतनी ऊपर से वो ये भूल जाता है कि नीचे भी गिरेगा। और दोस्तों अडानी के साथ वही हुआ, वो जितनी ऊपर अडानी उड़ रहा था उससे कई तेजी से वो नीचे गिरा। लेकिन बीजेपी की पोल पट्टी खुल गई कि जो लोग अडानी के नाम पर देश कर रहे थे, और राहुल गांधी की सारी बातें सच हो गई। जो लोग कहते थे अरे भैया राहुल गांधी की बात मत सुनो तो पप्पू है, असली पप्पू कौन निकला ये सबने देख लिया। एक असली पप्पू ऐसा निकला जिसने दोस्तों अडानी के ऊपर एलआईसी, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, इन सब चीजों के पैसे लगा डाले। और वो पप्पू कौन है ये आप अच्छे से जानते हैं। तो अब से दोस्तों पप्पू किसका नाम है आप समझ लीजिए, क्योंकि राहुल गांधी तो बिल्कुल पप्पू नहीं है। उन्होंने जो बातें कही थी वो बिल्कुल सही साबित हुई हैं। शायद हमारे देश के माननीय प्रधानमंत्री ये भूल गए हैं
कि अगर एक उंगली आप किसी की ओर उठाओगे तो 4 उंगली आपकी तरफ ही रहेंगी। फिलहाल चलिए बढ़ते हैं एक और अगली बिग ब्रेकिंग की तरफ। बता दोस्तों अगली जो बड़ी खबर निकल कर आ रही है, आपको बताते चले दोस्तों, नीतीश कुमार का मंत्र, भाजपा सिमटेगी 100 सीटों पर। दरअसल दोस्तों आपको बता दें, भारतीय जनता पार्टी के ऊपर नीतीश ने बड़ा हमला बोल दिया। नीतीश कुमार ने साफ कह दिया है कि हम तो कह रहे हैं कि बीजेपी सिर्फ 100 से भी कम सीटों पर लोकसभा में सिमट जाएगी। जल्द से जल्द विपक्ष को एकजुट करना तैयार हो बीजेपी। कांग्रेस आपको बताते चले, दरअसल दोस्तों कल नीतीश कुमार ने एक बयान दिया, उसके ऊपर उस बयान के ऊपर सलमान खुर्शीद का बयान वायरल हो गया है। दरअसल सलमान खुर्शीद ने नीतीश की बात सुनते हुए कहा कि आप जो बात कर रहा हो उससे हम भी सहमत हैं, लेकिन सवाल यह है कि पहले आई लव यू कौन बोलेगा। आपको बता दें नीतीश तेजस्वी के सामने सलमान खुर्शीद ने ये वर्ड बोला, जिसके बाद आपको बता दें सलमान खुर्शीद का ये वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल भी हो गया है। दरअसल नीतीश कुमार ने कहा था कि अगर विपक्ष जीतना है तो अभी से विपक्ष को एकजुट किया जाए। विपक्ष एकजुट हो गया तो बीजेपी महज 100 सीटों पर सिमट जाएगी। आपको बताते चले दोस्तों, इस बार चुनाव में मोदी वर्सेस राहुल है। जाहिर सी बात है, भारत जोड़ो यात्रा ने इस देश का दोस्तों जो एक चेहरा था वो पूरी तरीके से बदल दिया है। जो राहुल गांधी की छवि भी बनाई गई थी, उनकी छवि जो बिगाड़ी जा रही थी दोस्तों, छवि को पूरी तरीके से राहुल गांधी ने चेंज कर दिया। ये कहना गलत नहीं होगा दोस्तों कि आने वाले समय में राहुल गांधी की बढ़ती पॉपुलैरिटी और राहुल गांधी पर लोगों का विश्वास, ये ही एक ऐसी चीज है दोस्तों जो चुनाव जितवाएगी। यकीन मानिए, भारतीय जनता पार्टी शायद भूल गई है, लेकिन हमें याद है दोस्तों कि इस वक्त राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा देश में लोगों को पसंद आ रही है। सबसे बड़ी बात यह कि जब भारत जोड़ो यात्रा शुरू हुई थी तब राहुल गांधी कोई अलग पहचान नहीं थी दोस्तों, लेकिन भारत जोड़ो खत्म होने के बाद राहुल गांधी को जबरदस्त पॉपुलैरिटी मिली और यही कारण है जो नीतीश कुमार भी विपक्ष को एकजुट करने की बात कर रहे हैं। लेकिन फिलहाल अब देखना होगा कि कांग्रेस की आगे की स्ट्रेटजी क्या होती है। चलिए बढ़ते हैं एक और अगली बिग ब्रेकिंग की तरफ। बता दोस्तों अगली जो बड़ी खबर निकल कर आ रही है, आपको बताते चले दोस्तों, महबूबा मुफ्ती का बीजेपी के ऊपर बड़ा हमला। बोले जब यहाँ के घरों पर बुलडोजर चल रहे हैं तो हमें एहसास हो रहा है कि फिलहाल हमारा रक्षक था आर्टिकल 370, यानी कि वो हमारा रक्षक था और बीजेपी भक्षक है। दरअसल दोस्तों आपको तो पता ही होगा कि जम्मू कश्मीर में आजकल जो है यहाँ पर बुलडोजर चलाया जा रहा है अवैध उस पर, और ऐसे में दोस्तों बीजेपी हर किसी को अवैध घर बताकर गिरा रही है। आपको पता होगा वहां पर गरीब रहने वालों के टपरे भी गिराए जा रहे हैं। ऐसे में अब महबूबा मुफ्ती ने बीजेपी के ऊपर भड़ास निकाल दी है। महबूबा मुफ्ती का कहना है कि फिलहाल 370 हटाकर सरकार ने हमारी जो रक्षा कवच था वो हमसे ले लिया है। आपको बताते चले दोस्तों, बीजेपी हो या आरएसएस, इन लोगों की सोच बड़ी ही दोस्तों नीची होती है, नीचता से भरी हुई होती है। गरीब लोगों के घर गिरा दिए जाते हैं और इनके अपने नेता इनकी ही योजनाओं के फायदे उठा रहे होते हैं। पश्चिम बंगाल में हमने देखा कि कैसे बीजेपी के नेताओं ने ही प्रधानमंत्री योजनाओं के फायदे ले रखे हैं। जो गरीबों के लिए योजनाएं बनाई जाती हैं, जो गरीबों को पैसे देने के लिए योजना बनाई जाती है, होता उल्टा है। बीजेपी के नेता दोस्तों खुद ही गरीब बनकर उन योजनाओं का फायदा लेते हैं, अपना गलत सलत नाम लिखवा देते हैं उस लिस्ट में, या फिर सही भी लिखवा देते हैं और योजनाओं के लाभ उठा रहे होते हैं। अफसोस की बात यह है कि ये योजना गरीबों के लिए बनाई गई है या इन जैसे दोस्तों पूंजीपतियों के लिए बनाई गई है जो पहले से ही सत्ता में बैठे हुए सत्ता की मलाई चाट रहा है। मैंने तो दोस्तों आपसे पहले भी कहा और फिर कहूंगा, देश की बिगड़ती स्थिति, देश का बिगड़ता माहौल, प्रधानमंत्री जी इसकी जिम्मेदारी लेंगे क्या? नहीं लेंगे, क्योंकि दोस्तों प्रधानमंत्री शायद खुद भी समझते हैं कि भैया हम जो भी कर रहे हैं वो सही है। शायद प्रधानमंत्री नहीं जानते कि आज जो देश में भाईचारा है दोस्तों उसको खत्म किया जा रहा है, प्यार मोहब्बत को नष्ट किया जा रहा है। फिलहाल चलिए बढ़ते हैं एक और अगली बिग ब्रेकिंग की तरफ। बता दोस्तों अगली जो बड़ी खबर निकल कर आ रही है, जी हाँ दरअसल दोस्तों आपको बता दें जुनैद नसीर की मौत पर गरमाई सियासत। और राजस्थान में दोस्तों अशोक गहलोत वर्सेस ओवैसी हो गया है। दरअसल दोस्तों कल ओवैसी भरतपुर पहुंचे थे। भरतपुर पहुंचने के बाद ओवैसी ने खट्टर और राजस्थान के सीएम अशोक गहलोत को घेरा। आपको बता दें अशोक गहलोत को घेरते हुए ओवैसी ने कहा, कोई कहता है जादूगर, कोई कहता है अशोक गहलोत मास्टरमाइंड और कोई कहता है मौका परस्त। आपको बताते चले दोस्तों, दरअसल ओवैसी अब अपनी सियासी जमीन ढूंढ रहा है। आपको तो पता ही है अब की बार ओवैसी राजस्थान में भी चुनाव लड़ेंगे, लेकिन दोस्तों ओवैसी चुनाव
में जुनेद और जो है यहाँ पर उसका मुद्दा उठा रहे हैं दोस्तों, नासिर का, क्योंकि इनकी जान चली गई है। लेकिन दोस्तों वैसे यहाँ पर भी अपना फायदा ढूंढ रहा है। आप देखिए कि वो लोगों को भड़का रहा है कि ये कांग्रेस तो मौका परस्त है, लेकिन वो ये भूल गए दोस्तों कि उनका उठाया हुआ यह कदम बीजेपी को कितना बड़ा फायदा दे जाएगा। ओवैसी जहां जहां जाते हैं दोस्तों वहां पर वो बीजेपी का फायदा कराने के बारे में सोच लेते हैं। अफसोस की बात यह है दोस्तों कि फिलहाल हिमाचल में कोई नहीं है तो ओवैसी नहीं गए, लेकिन राजस्थान में फौरन आ गए, मध्य प्रदेश में फौरन चले जाएंगे। लेकिन ओवैसी ये क्यों भूल जाते हैं कि अगर कांग्रेस जीतेगी तो बीजेपी की तानाशाही खत्म हो जाएगी। लेकिन ओवैसी करते उल्टा है दोस्तों। ओवैसी को लगता है हम जीतेंगे, हम अपना फायदा देखते हैं, लोगों से वोट मांगते हैं। ओवैसी कर ही क्या लेते हैं? अगर उनके 10 एमएलए जीत जाए, 15 एमएलए जीत जाए, तब भी वो कुछ नहीं कर पाएंगे। सरकार तो उनकी बनने से रही। और ऊपर से दोस्तों वो समझिए एक परिवार को कमजोर करने का काम करते हैं। तो ये कहना गलत नहीं होगा कि फिलहाल बीजेपी दोस्तों वो समझ ही नहीं पा रही कि उसको लाइफ में करना क्या है। भारतीय जनता पार्टी भले ही नफरत फैलाती रहे, लेकिन ओवैसी जो है वो बीजेपी का काम आसान कर देते हैं। आप समझिए आज जरूरत है कि सरकार बदलने की बहुत जरूरत है। एक बार सरकार बदल गई ना दोस्तों तो गुंडागर्दी तो अपने आप ही खत्म हो जाएगी। ये जो गुंडागर्दी कर रहा है, जो गौरक्षा के नाम पर लोगों को मार रहे हैं, जो लोगों का अपहरण कर रहा है, ये किसके बल पर, किसकी ताकत के बल पर? बीजेपी के बल पर। बीजेपी और जो आरएसएस की सरकार है दोस्तों वो बकायदा इनका फायदा करवा रही है। अब वो आरएसएस जो है दोस्तों और हरियाणा की सरकार इन जैसे गुंडों को पाल रही है और इनको खुला छोड़ रखा है। वो किसी को भी पकड़ते हैं, मारते हैं, फेसबुक पर लाइव करते हैं और गुंडे मवालियों की तरह आराम से बैठे रहते हैं। ऐसा लगता है कोई फिल्म का सीन चल रहा है और हम किसी डॉन को देख रहे हैं जो अपनी ताकत आजमाई कर रहा है, जो ये बताने की कोशिश कर रहा है कि देखो पुलिस भी मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकती, पुलिस भी मेरे साथ है। और बजरंग दल के कार्यकर्ताओं को तो आपने देखा ही, हमेशा से ही उनका यही रहा है कि पुलिस तो हमारे साथ रही है। पुलिस दोस्तों हमेशा इनके साथ देती है। जिन लोगों का एफआईआर में नाम होता है उनके ऊपर तुरंत कार्रवाई होना चाहिए, लेकिन अफसोस की बात यह है कि बीजेपी किसी के ऊपर कोई कार्रवाई नहीं करती, क्योंकि अपने ही लोग हैं भैया। गौरक्षा की जिम्मेदारी बीजेपी ने ही दी है, इसलिए उनके वो अपने ही लोग हैं। भले ही वो लोगों का मर्डर कर दें, लड़कियों को छेड़े वहां पर जाकर, पर अगर उनसे कुछ को मत, अगर कुछ कह दिया तो वो जान से मार देंगे। और आप समझिए ये लोग दोस्तों गुंडागर्दी दिखाते कहाँ पर है? ऐसी जगह दिखाते हैं जहाँ 2 लोग जा रहा हो बेचारे, जो 2 लोग निहत्ते हों, और ये लेकर जाते हैं दोस्तों पूरे ग्रुप को लेकर जाते हैं। वैसे तो दोस्तों ये चीज कहना नहीं चाहिए कि इन लोगों को अपने हाथों में चूड़ियां पहन लेना चाहिए और माथे में सिंदूर भर लेना चाहिए, क्योंकि हरकतें तो औरतों वाली हैं। ये जो अपने आप को दोस्तों आप समझिए दादा समझते हैं हम कानून से ऊपर हैं, ये करते कैसे हैं? गरीब लोगों को टारगेट करते हैं। अमीर से किसी अमीर से उलझेंगे, इनकी बैंड बजा देगा 2 मिनट में। गांव वाले लोगों से लड़ते हैं जाकर, क्योंकि गांव में ये सब कुछ चलता है, बजरंग दल और गरीब बेचारे गांव वाले मुस्लिमों को परेशान करना। अगर ये शहर में ये सब कुछ करें तो मैं आपको लिख के दे सकता हूँ उनकी रोजाना 2 बार पिटाई हो, सुबह शाम। और इतनी पिटाई हो कि बजरंग दल का नाम लेना भी भूल जाए, विश्व हिंदू परिषद का नाम लेना भी भूल जाए। अब बेचारे गरीबों को मारकर, मजलूमों को मारकर, कमजोरों को मारकर ये लोग अपनी दोस्तों नामर्दानगी दिखाते हैं कि हम सबसे बड़े नामर्द हैं। आप समझिए इसको कहते हैं दोस्तों भगवा आतंक। ये है भगवा आतंक जो ये लोग पसार रहा है। कभी भी दोस्तों किसी भगवान ने ये नहीं कहा, किसी धर्म ने ये नहीं कहा कि आप किसी गरीब को मारो। एक गाय के लिए आप समझिए, ठीक है आप गाय को गौ माता मानते हो, गाय को दोस्तों सभी लोग प्यार करते हैं। गाय का दूध मुफीद होता है, घी मुफीद होता है, लोग उसको खाते हैं। लेकिन दोस्तों सिर्फ शक के बल पर, और मान लीजिए अगर कोई ऐसा कर भी रहा है, अगर कोई ऐसा कर रहा है, गौ की तस्करी कर रहा है या फिर दोस्तों गौ माता को मार रहा है, तो आप पुलिस में जाइए, आप एफआईआर लिखवाइए और कहिए कि साहब ये इंसान ऐसा कर रहा है, इसको सजा मिलनी चाहिए। पुलिस सजा देगी, अदालत सजा देगी। तुम क्यों नेता बन रहा हो? तुम क्यों जो चौधरी बनने की कोशिश कर रहा हो? फिलहाल वीडियो अच्छा लगे तो लाइक जरूर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए।